इतिहास की ये तस्वीरें देश के दर्द को बयां करने के लिए काफी थी। सालों से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था, जिसने इस युद्ध की बर्बरता भरी तस्वीरों पर आकर दम तोड़ दिया। उन्नीस सौ 62 युद्ध के ये जख्म शायद ही कभी भर पाए। मोदी जिनपिंग की मुलाकात के असल मायने क्या? क्या ये नए रिश्तों का आगाज है, या फिर से ये मिलन महज एक ड्रामा है? ये सवाल चीन की उस फितरत पर है जो सालों से दगा का चोला ओढ़कर हिंदुस्तान की सरहदों में साजिशों के तार बांधती आ रही है। सालों से चीन हिंदुस्तान को धोखा देता आ रहा है। मन में राम तो बगल में छुरी रखता है। चीन अक्सर फरेब करता है। इतिहास भी इस बात की गवाही खुद देता है। लद्दाख से अरुणाचल तक, घुसपैठ से समझौतों तक, आखिर क्या है चीन की चाल? क्या होगा इन रिश्तों का हाल? ड्रैगन की दोस्ती या ड्रामा? जी हाँ, सवाल यही है कि कहीं ड्रैगन की दोस्ती ड्रामा तो नहीं। सवाल इसलिए क्योंकि एक ओर मुलाकात तो दूसरी ओर घुसपैठ एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे चीन एक तरफ हाथ मिलाकर दूसरी हथियार की कूटनीति चला सकता है? आखिर कब वो भारत की सरहदों में हस्तक्षेप करना बंद करेगा? अरुणाचल से लद्दाख तक कब वो घुसपैठ करना बंद करेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाहे कितने समझौते पर चीन के साथ करार किया हो, चाहे कितने विकास के पन्ने हरे करने की पहल की गई हो, लेकिन सरहदों पर अब भी मामला गरमाया ही हुआ है। ये किसी हैरानी से कम नहीं है कि जहां एक ओर शिखर वार्ता हो रही थी, वहीं दूसरी ओर सरहदों पर घुसपैठ अपने शबाब पर थी। आज जिया न्यूज चीन की दोहरी चाल पर मंथन करेगा। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है एलजेपी के उपाध्यक्ष पीडी शर्मा जी, विदेश मामलों के जानकार पीयूष पंत जी, रक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, चीन मामलों के विशेषज्ञ सूरज यादव जी। साथ ही भोपाल से हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर, ड्रैगन की दोस्ती या ड्रामा। बहस शुरू करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता पर। आइए देखते हैं कितने समझौते हुए और जिस वक्त समझौते हुए ठीक उसी वक्त सरहद पर क्या क्या हो रहा था। एशिया के दो दिग्गजों की मुलाकात, जिस पर दुनिया भर की नजरें रही। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी बस देखते ही बन रही थी। भारत दौरे के पहले दिन जिनपिंग जहां भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए, वहीं दिल्ली पहुंचने पर भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच हुए 12 समझौते। भारत और चीन के बीच घुसपैठ समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान कुल 12 समझौतों पर सहमति बनी, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट, आर्थिक व्यापार हितों में मजबूती, ऑडियो वीडियो मीडिया पर समझौता, रेलवे के आधुनिकीकरण, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग, कस्टम को आसान करना, शंघाई की तरह मुंबई को विकसित करना, परमाणु बिजली के लिए समझौता और 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाना भी शामिल है। इससे पहले अहमदाबाद में भी भारत और चीन के बीच 3 समझौते हुए थे। यूं तो यह तमाम समझौते दोनों देशों के लिए एक नए रिश्तों की शुरुआत है, लेकिन यहाँ सवाल यह है
कि कहीं ये चीन की चाल तो नहीं, कहीं ड्रैगन दोस्ती का ड्रामा तो नहीं कर रहा। ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक और चीन विकास की बात कर रहा है, दोनों देशों के रिश्तों की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर उसकी सेना लगातार सीमा के सभी नियमों का उल्लंघन करती आ रही है। कभी लद्दाख में घुसकर भारतीय सेना पर हमला करती है, तो कभी वहां के स्थानीय लोगों के काम में विपदा डालती है, तो कभी तो हदें पार कर भारतीय सीमा में घुसकर अपने देश के झंडे लगाती है। हैरानी इसलिए भी है क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की शिखर वार्ता चल रही थी, वहीं लद्दाख के चुमार सेक्टर में एक बार फिर घुसपैठ हुई। करीब 1000 की तादाद में हथियारबंद चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। भारतीय जवानों के विरोध के बावजूद चीनी सैनिक वापस जाने को तैयार नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते से करीब 250 चीनी सैनिक पहले ही चुमार सेक्टर में डेरा डाले हैं। सीमा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए भारत ने भी चुमार में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना की 3 बटालियन भेजी हैं। डेमचोक से चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ चीन के स्थानीय नागरिक भी डेरा डाले हुए हैं। चीनी सैनिक करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। एक हफ्ते के भीतर चीन की तरफ से घुसपैठ की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले चुमार में ही पीएलए के करीब 300 जवानों ने घुसपैठ कर 100 भारतीय जवानों को घेर लिया था। 11 सितंबर को भी चीनी सेना लद्दाख के डेमचोक इलाके में भारतीय सीमा में 500 मीटर भीतर घुस आई थी। जिनपिंग की इस यात्रा को चीन के साथ दोस्ती के नए दौर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही है, उसके बाद चीन की नीयत पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल यही कि क्या चीन अब भी चालबाजी कर रहा है? दोस्ती की आड़ में ड्रैगन के समझौते सिर्फ ड्रामा हैं? क्या मोदी सरकार चीन की इस नई चाल को समझ नहीं पा रही? यकीनन इन सवालों पर मोदी सरकार को मंथन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। सवाल यही है कि आखिर एक ओर जब जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री मोदी पुराने पंचशील को याद करते हुए अनेक समझौते कर रहे हैं, शांति का संदेश देने की कोशिश करें, दोस्ताना हाथ बढ़ा रहे हैं, तब उसी समय लद्दाख के चुमार सेक्टर में हजारों चीनी सैनिकों का घुसपैठ क्यों? ध्यान देंगे, हम अगर पीछे चलें 1954 में 1954 में जब तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने भारत की यात्रा की थी, शायद उस समय जो समय था और जो रेड कारपेट रिसेप्शन उनको दिया गया था और दिल्ली से लेकर बोधगया और पटना तक जो उनको स्वागत हुआ था और पूरे देश में जो उत्साह का वातावरण था, शायद आज वो नहीं है। उसके बावजूद पीठ में छुरा घोंपते हुए 1962 में उसी चीन में उसी चाओ एन लाई के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया। और यह दोहराना ही होगा बहुत दुख के साथ, पीड़ा के साथ, कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुत विश्वास किया था चीन पर, उस विश्वासघात को, उस सदमे को सह नहीं पाए और अंततः उनकी मौत हो गई। यह आज भी इतिहास में दर्ज है। उसी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जब यहाँ आते हैं, हमने हमारे जो नई सरकार केंद्र में आई है, ये अच्छी है कि हम पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध रखें, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन आखिर इसके क्या मायने हैं कि एक और तो दोस्ताना हाथ और दूसरे हथियार और चीनी सैनिक? इस मामले पर हम तुरंत अभी पीयूष पंत जी से बात करते हैं, विदेशी मामलों के विश्लेषक हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है। क्या चीन 1962 को दोहराना चाहता है, या फिर जैसा कि सर्वविदित है चीन एक अत्यंत ही शातिर चालबाज देश रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मंशा क्या है? पंत जी। नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि चीन 1962 को दोहराना नहीं चाहता है जी। क्योंकि जिस तरह से एक देखिए वो डेलीगेशन लेके आया है यहाँ, व्यापारिक डेलीगेशन, तो उसका मुख्य मुद्दा है कि एक जो हिंदुस्तान के साथ जो है अपने व्यापारिक, जो इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो व्यापार होता है, उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो वो इंटेंशन वो था। लेकिन जो घुसपैठ हुई है वो निश्चित रूप से, देखिए, इनके आने के पहले भी, जिनपिंग के आने के पहले भी जो है घुसपैठ हुई है। चीनी सैनिकों ने जो है भारतीय सैनिकों को घेरा था उन्हें। पंत जी, यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है, लेकिन उस समय टाइमिंग देखिए, जब यहाँ उनके राष्ट्रपति हैं और बात चली है, तब लगभग 1000 सैनिकों को घुसपैठ,
यह महत्व यह है। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो दोस्ती बढ़ाई गई है या जो व्यापारिक रिश्ते की जो आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसमें इस तरह का, देखिए इनके आने से पहले भी जो ऐसी घटना हुई और आज भी ऐसी घटना हुई, जबकि दिल्ली में ये समझौते कर रहे थे उस समय, तो निश्चित रूप से एक जो है इस तरह की छाया पड़ती है इन रिश्तों के ऊपर और कहीं ना कहीं मंशा चीन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन चीन चाहता है कि इनकी दोस्ती बढ़े, कम से कम व्यापारिक, क्योंकि देखिए भारत, अभी प्रधानमंत्री जापान गए थे जी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया है उसमें जो ये शक्तियों के संतुलन का और उसमें एक जो अपना स्ट्रेटेजिक रणनीति का जो एक खेल है उसको भी हमें समझना होगा। तो चीन इसलिए भी चाहता है कि भारत जो है जापान की झोली में न जाए, तो इसलिए भी आप देखिए जापान में जिस तरह से गए उनका स्वागत हुआ, लेकिन साथ में वो ये भी दिखाना चाहता है कि अभी भी हमारा जो सीमा विवाद है वो सुलझा नहीं है और हम सीमा विवाद पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि आज भी जब कल प्रधानमंत्री से पूछा गया तो ये कहाँ बातचीत होगी, ये उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने सुबह कहा था कि हाँ बातचीत होगी, लेकिन जो अंत में जो बातचीत हुई उसमें कोई बहुत इस तरह की बात उभर के नहीं आई कि सीमा विवाद पे कोई गहन बात हुई हो। 2005 में भी आपको याद होगा जब चीनी प्रधानमंत्री आए थे और एक समझौता हुआ था तत्कालीन भारतीय सरकार, मनमोहन सिंह सरकार और चीन सरकार के बीच में कि ये नेगोशिएशन के थ्रू, एक समझौते के थ्रू, बातचीत के थ्रू हम इस मसले को सुलझाएंगे। लेकिन फिर 2008 में जब अमेरिका और जो है भारत के बीच में है एक न्यूक्लियर जो समझौता हुआ है उसको लेके चीन खफा हो गया और उसने लगातार फिर ढिलाई आ गई और कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। अब ये लग रहा था शायद नरेंद्र मोदी इस संबंध में कुछ बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो बातचीत हुई है वो सिर्फ जो है एक रस्मी रूप में हुई है। कहीं भी नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सी चीज़ें ले तो ली हैं, लेकिन या कहें हम चीन ने बहुत का कुछ एक व्यापारिक अपने फायदे की चीज़ें ले ली हैं। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने कम से $20 बिलियन का जो है 5 साल के लिए जो है वो करार किया हुआ है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो तो फायदे में रहे हैं। लेकिन हमें जो था सीमा विवाद और जो घुसपैठ हुई है, सवाल इसमें हमें नाराजगी अपनी दिखानी चाहिए थी। अगर हमने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जब हमने सेक्रेटरी लेवल की बातचीत को बीच में बंद कर दिया, तो इसी तरह का, क्योंकि ये गंभीर मसला है कि आप देखिए आप वहां राष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ बातचीत करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चीन में भी इस समय आर्थिक बड़ी मंदी का दौर अभी नहीं है, लेकिन हालत फिर भी गंभीर है। वहां पे वहां का GDP का जो टारगेट है 7.5% का, वो छू पाने में बहुत मुश्किल उनको हो रही है। तो वहां की स्थिति, वो चाहते हैं कि चीन का जो निवेश यहाँ पे हो, उसको यहाँ काम मिले, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बने जो चीन चलाए, तो वो तो फायदे में रहा है। और ऐसा होता है कि हमेशा जो है, जब देखिए पिछली बार भी जब जियाबाओ आए थे तो उन्होंने जो है कि काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था और भारत जो है कि उसको थोड़ा बहुत कुछ मिला था। तो भारत जो है अपनी मुट्ठी खोलता है और जो बाकी देश जो आते हैं वो अपनी झोली भर के ले जाते हैं। तो यही अब भी हुआ। तो कम से कम इस मुद्दे पे जो यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं बॉर्डर के पास और जो लेह में जो घटनाएं हुई जिस तरह से, ये गंभीर है, मैं मानता हूँ। और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीमा विवाद जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे बातचीत होनी चाहिए और निश्चित रूप से एक इस तरह की बातचीत होनी चाहिए जो आगे चल के कहीं कुछ फलदायी हो सके इस तरह से। पंत जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जापान होकर के आए और चीन नहीं चाहता है कि भारत किसी दूसरे के झोली में जाए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर जाने वाले। जी हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि शायद चीन की यह कोशिश रही अभी कि हम कुछ इतने समझौते करें, इतने इनको आकर्षक पेशकश करें कि वो फिर अमेरिका के पास ज्यादा नहीं सट सके? निश्चित रूप से ये कोशिश उसकी रही है। वो नहीं चाहता है कि वो देखिए वियतनाम के साथ अभी जो राष्ट्रपति गए थे और वियतनाम के साथ जो हमारी विदेश मंत्री गई थी, तो वहां पे समझौता हुआ है तेल को लेके, उससे भी चीन ने अपनी नाराजगी दिखाई है। तो वो नहीं चाहता कि वो, क्योंकि एक महाशक्ति के रूप में जो है चीन उभरना चाह रहा है, अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है और इसीलिए वो जो है कि एशिया में और दक्षिण एशिया में खासकर काफी सक्रिय हो गया है, अपने खेमे में सबको लाने की कोशिश कर रहा है। अपना बिजनेस उसको बढ़ाना ही है, लेकिन सामरिक रूप से भी जो है वो एक रणनीतिक तरीके से भी वो है अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाना चाहता है। तो निश्चित रूप से ये, और मैं बताऊं आपको, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो ये घुसपैठ हो रही है, जिससे घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी है कि देखो, अगर तुम अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकने की कोशिश करी, तुमने उनकी झोली में जाने की कोशिश करी, तो हम ये भी हमारे पास है, तो हम तुमको, मतलब हमारे पास ये भी है कि आपको इसका भी डर होना चाहिए। तो आप अगर किसी के खेमे में जाए, तो अगर आप हमसे दोस्ती कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो है सीमा विवाद नहीं सुलझा है और हम जो है अपने हिस्से की जमीन को बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। अब हम सीधे चलते हैं रक्षा मामलों के हमारे पास विशेषज्ञ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी,
आपने तो बहुत नज़दीक से भारतीय रक्षा प्रणाली को भी देखा, और जो 1962 में चीन के साथ जो युद्ध, चीन ने जो हम पर आक्रमण किया था, यह तो सभी मानते हैं कि उस समय जो आक्रमण हुआ 1962 के बाद से आज तक चीन और भारत के बीच जो अविश्वास का जो निर्माण हुआ है वो आज तक कायम है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति की यात्रा अनेक मामलों पर सुने, जैसे कि अभी हमारे पुष्पन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि चीन की नज़र हमारे जो बहुत बड़े बाजार पर भी है। अभी भारत पूरे विश्व में एक बड़े बाजार के रूप में उभर कर आया है, सबकी नज़र, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, सबकी नज़र उस पर है। तो इसमें क्या हमें सतर्क है, क्योंकि यह जैसे पंत जी ने बताया, ये बहुत मार्के की बात बोली कि एक ओर तो व्यापारिक समझौते कर परस्पर लाभ की बात करता है, दूसरी ओर सीमा पर सेना की घुसपैठ कराकर हमें चेतावनी भी दे रहा है कि अभी वह विवाद सुलझा नहीं है। ऐसे में फिर यह प्रश्न जरूर दोहरा रहा है कि जिस प्रकार आपको याद होगा 1954 में जो पंचशील चाव एन लाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचशील का सिद्धांत सामने लाया था, उसकी चर्चा पूरे संसार में हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने विश्वासघात किया था। हम चीन पर कितना विश्वास कर सकते हैं अभी? आज के दिन में जी चीन का एक ही उद्देश्य है जी जी वो पूरे विश्व में जी नंबर 1 ताकत के तरीके से उभरना चाहता है। जी इकोनॉमिक्स उनका पहला एजेंडा है। जी आपको याद होगा जी कि माओ त्से तुंग, जी उनकी जो सबसे बड़ी फिलॉसफी थी वो ये थी कि पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। उन्होंने अपनी पूरी जनता को स्टार्व करके, जी उनको पूरी सहूलतें डिनाई करके सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक वेपन डेवलप किया था। जी। तो चीन की वो पॉलिसी जो शुरू हुई थी वो आज तक है। आज के दिन में चेयरमैन माओ त्से तुंग के बाद जीपिंग सबसे ताकतवर आदमी वहां पर हैं। उनके पास तीनों कमांड है, जनरल सेक्रेटरी हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के, जी। वो वहां के राष्ट्रपति हैं और पीएलए के वो अध्यक्ष भी हैं। जी। ये तीनों पावर उनमें कंबाइंड है, और ये जो तीनों पावर कंबाइंड है इसके माने यह है कि उनका पूरा होल्ड है पूरे देश पर। उनके पास जो आज सबसे बड़ा एसेट है जिसको वो एक कैरेट के तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उनकी सरप्लस वेल्थ है। उनके ट्रेड बैलेंसेस इतने अच्छे हो गए हैं पूरे विश्व में कि वो किसी को भी ये सब ऑफर कर सकते हैं जो किया। इसी के साथ साथ जो उनके आने के पहले उनके यहाँ के सैनिकों का अतिक्रमण है, घुसपैठ नहीं है, अतिक्रमण है, ओपन वायलेशन है। 1000 आदमी आ गए, कोई घुसपैठ नहीं होती है, ओपन वायलेशन है। ये ओपन वायलेशन उनका कैरेट एंड स्टिक का सिस्टम है, और ये कैरेट एंड स्टिक का सिस्टम ये है कि हम अभी तुमको दबा सकते हैं, 1962 तुम भूलना नहीं। ये बिल्कुल लेकिन आज के दिन में जो हमारे तरफ से हमारे नेतृत्व का एक पक्ष रहा है वो ये रहा है कि अभी जीपिंग बाहर नहीं गए हैं इंडिया से, लेकिन हमारी 3 बटालियंस वहां पर अभी डिप्लॉय हो गई हैं। यह एक मार्के की बात है जो कि 1954 के बाद कभी नहीं हुआ था। 62 में तो मैं खुद उस वार में था जी। मैं कंपनी कमांडर था जी, और मुझे मालूम है कि किस परिस्थितियों में हमें लड़ाई लड़ी हुई थी। ये मुझे पूरा मालूम है, और वो इसलिए था कि हमारा उस वक्त का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसको एक कभी हमेशा ये भरोसा था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दोस्त, चीन कभी आक्रमण नहीं और कर जब सकता है। उन्होंने हमारे ऊपर असॉल्ट किया था तो उनका जो वार क्राई था वो भी इतना डिराइजिव था, हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से आज हमारा नेतृत्व इस बात से बिल्कुल सजग है, सचेत है, और जानता है कि यह चीन चाहे जो करे, लेकिन यह जो डिमॉन्स्ट्रेशन उनका हमारे बॉर्डर पर, यह डिमॉन्स्ट्रेशन कहीं न कहीं हमारे लिए हितकारी नहीं है, इस बात को मानते हैं। बाकी बातचीत उनका खैर मकदम, उनके ऑफर्स ही अपनी जगह पर हैं। वैसे तो चीन ने ईरान को भी एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था, आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो चीन की जो रवैया है एक्सपेंशनिस्ट है 1, सेकेंडली डोमिनेशन है 2, तीसरा एक भारत के चारों तरफ उन्होंने वो ऐसा प्लान करना चाहते हैं कि भारत कंटेन्ड रहे,
यह उनका एम है। आज का नेतृत्व इसको समझता है और बाकी डिप्लोमेसी अपनी जगह पर है, बातचीत अपनी जगह पर है। मैं नहीं समझता हूं कि आज का नेतृत्व भारत के हित को नजरअंदाज करेगा। वो जानते हैं कि अगर हमको चीन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो उसका इंटरेस्ट है, उसके पास सरप्लस वेल्थ है, और इस बात पर ये हमारा नेतृत्व आज सचेष्ट है, सजग है। और जो इनका रिएक्शन आज हुआ है कि 3 बटालियन वहां भेजी गई हैं, आज तक नहीं हुआ। यह बात पर बिगड़े विषय में आपसे एक बात और, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने 1962 का युद्ध देखा हुआ है। उस समय स्थिति थी कि हमारे 12,000 जवान सैनिक 85,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। हमारे पास हथियार भी, जो खबरें थी वो ब्रिगेडियर डालवी की किताब के आज भी याद होंगे, हिमालयन ब्लंडर, जिसमें उन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं। तो उस समय 60 के दशक की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। आपके हिसाब से सैन्य दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से चीन और भारत में कितना का फर्क है? हम कितने सक्षम हैं? अगर ये मान लें कि अगर 62 दोहराने की उसकी मंशा कोई है, तो आज भारत कितना सक्षम है चीन को जवाब देने में? दोनों देश एटॉमिक पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, और इनके पास दोनों देशों को कवर करने के लिए मिसाइल सिस्टम है। एक बात। दूसरा, काउंटर मिसाइल सिस्टम भी डेवलप हो रहे हैं, दोनों देशों के पास काउंटर मिसाइल सिस्टम भी डेवलप हो गए हैं। तीसरा, जहां तक ग्राउंड फोर्सेस का सवाल है, चीन एक एडवांटेज में है, क्योंकि बॉर्डर से उनका मोबिलाइजेशन का सिस्टम वो बहुत इफेक्टिव हो गया है। और आपको एक मैं बताना चाहता हूं, अभी जो मानसरोवर की यात्रा की बात हो रही है, जब हम लिपू लेक से, मैं भी गया था वहां पैदल चल के, और 1995 में, तो लिपू लेक से हम लिपू लेक पहुंचने के लिए भारत से 7 दिन पैदल चलते हैं तो वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब हम वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 500 मीटर में उनकी बस में बैठ जाते हैं, वहां चल देते हैं। तो उनका जो सिस्टम है मोबिलाइजेशन का, आज के दिन में बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। जैसे जो 3000 सैनिक, अब जो 3 बटालियन गई है, ये 3 बटालियन अगर हमारा डेवलपमेंट सिस्टम, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम या बॉर्डर रोड्स का डेवलपमेंट होता, तो शायद ये 3 दिन पहले पहुंच गई होती बटालियन। तो ये एक हमारे लिए ये प्रोग्रेस करने का एक एरिया है। बाकी मैं नहीं समझता हूं कि चीन इतना स्टूपिड होगा कि चीन इतना एग्रेसिव होगा कि न्यूक्लियर वेपन का एक माहौल बनेगा। वो पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी फायरिंग होती है, वहां भी नहीं होने का है, क्योंकि उसका जो थ्रेशोल्ड है बहुत हाई होता है। लेकिन बात यह है कि अभी तक जितने भी चीन के सैनिक भारत में आए हैं, एक गोली न उधर से फायर हुई है, न एक गोली इधर। जबकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रोज हमेशा मॉर्टर के फायर होते हैं, आर्टिलरी के फायर होते हैं, मशीन गन, सब मशीन गन, राइफल, ये तो होती रहती है। तो यहां पर कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ता है कि कुछ रिस्ट्रेंट का एक माहौल है। लेकिन ये सब कहते हुए भी हमको डेवलप करना पड़ेगा अपना रिस्पांस, हमको डेवलप करना पड़ेगा अपना मोबिलाइजेशन सिस्टम, और हमको बॉर्डर पर भी वो शक्ति दिखानी पड़ेगी जो आज मोदी जी ने कहा कि बाकी सब ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर सीमा पर शांति नहीं रहेगी तो इन सब समझौतों को आगे बढ़ने के स्कोप कम रहेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात। हमारे साथ रक्षा चीनी मामलों के विशेषज्ञ सूरज यादव जी मौजूद हैं। यादव जी, अभी आपने ये 2 विचार यहाँ पर सुने और जो वास्तविकता है उसके पार्श्वभूमि भी हमने दिखलाई। यह शक बार बार उठता है चीन की मंशा को लेकर। जहाँ तक बातचीत और परस्पर सहयोग 1954 से लेकर आज 2014 तक है, तो लगातार करते हैं। 1962 के युद्ध के बावजूद 1964 में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गई। उसके बाद राजीव गांधी ने प्रयास किया, 1 साल 1.5 साल के बाद 1988 में राजीव गांधी भी गए। और अभी हमारे मिश्रा जी बताएंगे कि राजीव गांधी का जिस डेंग वहाँ थे, सब ऑल पावरफुल डेंग वहाँ उस समय थे, और वहाँ सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी के जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ था वह किसी भी नेता का नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था, वेलकम माय यंग फ्रेंड, यानी ये कहकर उन्होंने जिस तरह स्वागत किया था, और लगभग बोलते हैं 10 सेकंड तक गर्मजोशी से हाथ मिलाते रह गए थे राजीव गांधी के साथ। उसका एक संदेश गया था। लेकिन उसके बावजूद सारे प्रयासों के, चूंकि
राजीव गांधी को यह बताया गया था जब उन्होंने अपने सलाहकारों से, उस समय नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, नरसिम्हा राव वहाँ थे, जी पार्थसारथी थे, सारे थे, राजेश्वर राव थे, उन्होंने के पहले जो भूमिका तैयार की थी चीन यात्रा की, तो उनको यह बताया दिया गया था कि जो विदेश नीति है वह इमोशन और सेंटिमेंट आधारित नहीं हो सकती है। राजीव गांधी ने इसको समझा और उन्होंने पहल की। बावजूद इसके आज तक चीन हमेशा हमारे लिए खतरा बना हुआ, चाहे जितने कर लें हम, इतने आज हमने व्यापारिक समझौते किए, बहुत सारे किए, ये बात सही है जैसा उन्होंने बताया अभी शर्मा जी ने, उन्होंने समझौते किए, यहाँ पर IT पार्क बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो सारा किया, लेकिन इसका लाभ किससे मिलेगा? विस्तार तो अपने व्यापार का कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मैं आपको जानना चाहूँ, चूंकि आप चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक दृष्टि से आखिर सीमा पर क्या कभी शांति आएगी? और आप ये हम हमेशा जब भी मौका मिलता है चीन हमारे क्षेत्र पर दावा करता है, अरुणाचल में हमेशा दावा करता रहा है, उससे कभी पीछे नहीं हटा है। हम जवाब देते हैं तुम नक्शे से हटाओ, लेकिन वो पीछे हटा नहीं है। ऐसे में क्या ये लगता है कि चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और चीन के रिश्ते में कोई सुधार आएगा या कोई मधुर संबंध कभी स्थापित होगा? मैं इसके जवाब में आपको चीन के इतिहास के संबंध में बताना चाहूंगा। जी। चीन की को समझने में बहुत मुश्किल आती है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी, और उसका इतिहास इस तरह से है कि वो दुनिया में अपने आप को ईश्वर, जो चीन के सम्राट थे वो ईश्वर के दूत माने जाते थे, और उस समय भी बहुत मुश्किलें आती थी उनको अपने डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि बाकी देशों को वो बर्बर और असभ्य समझते थे। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उन पर ये विचार उनके मन में है। आज भी जब आए हैं ये चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग जी, ये एक तरह से सिर्फ मैं समझता हूँ, चूंकि मैं चीन का इतिहास पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, कि ये मात्र एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है नेताओं द्वारा कि हम बहुत बड़े एक मिशन पे हैं, जबकि सच्चाई ठीक उलट है। चीन जो है कभी भी वो अपने अलावे किसी को सुपर पावर मानता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत आकर वो जो उनको जो दिखाया जा रहा है, मीडिया हमारी बोल रही है दोनों टाइगर्स, दे आर नॉट टू टाइगर्स, देयर इज ओनली वन टाइगर एंड दैट इज चाइना। वे उनकी सोच, और हम अपने आप को टाइगर कहें या सुपर पावर कहें, ये हमारी अपनी आज़ादी है, हम कह सकते हैं। स्वयं को महिमा मंडित करना कोई माने नहीं रखता है। लेकिन बार बार वो एक तरह से ठेंगा दिखाते हैं जब वो सीमा पर और अपनी सेनाओं को भेज देते हैं। दैट इज what our defense experts said. It is clear cut violation and it has, इन्होंने कहा कि हम restraint word इन्होंने यूज किया। ये एक तरह से हमारे पास कोई चारा नहीं है। इन्होंने बताने का प्रयास किया कि दोनों देशों के जो मिसाइल्स हैं और जो ये हैं वो लगभग समान है। नहीं है, हिंदुस्तान बहुत पीछे है। हिंदुस्तान को वो एक तरह से अमेरिका को दिखा रहे हैं कि जो आपसे मिलने जा रहे हैं वो हमारे नीचे है, और इस संदेश को वो देने में कामयाब हो रहे हैं। और हम इस संदेश का जवाब अगर नहीं देंगे तो जो तिब्बत के साथ हुआ, जो बार बार वो चीन करता है, उस चीज को दोहराया जाएगा। हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2 अगर अभी हो रही है फोटो अपॉर्चुनिटीज में, तो उसका कंसिक्वेंस सीमाओं पर भी दिखेगा। एक सवाल आपने उठाया कि वो अरुणाचल को कहते हैं, वो अरुणाचल को तो अपना प्रदेश मानते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको आप हमारे दर्शक शायद ये जानकर उन्हें अचंभित होंगे कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई लाइन है चीन और भारत के बीच में, सीमा जो है मैकमोहन लाइन, उसको वो मानते ही नहीं है। और जब वो घुसपैठ कहते हैं या जो आक्रमण कहें, तो वो हम कहते हैं घुसपैठ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में घूमने गए थे। वो तो आपका है ही नहीं। अक्साई चिन को पाकिस्तान से वो ले लिया, ये उनके अंडर में है। और इधर अरुणाचल के जो लोग जाते हैं उनके वीसा को वो स्टेपल करके देते हैं, उनको वीजा नहीं देते हैं, वो एक कागज इशू करते हैं कि आप हमारे ही नागरिक, आप आइए हमारे देश। और अगर भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल जाते हैं तो उसका वो विरोध करते हैं। मैं समझता हूं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन पहलुओं को। और एक और बात मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत ये साइन लैंग्वेज में बहुत विश्वास करते हैं। उनकी जो बातें होती है वो महज
ये नहीं होता, इत्तेफाक नहीं होता है कि आज उन्होंने किया है। नहीं, वो बहुत सोच समझ कर वो एक चलते एक हैं। चीज, हमारी टीचर थी मीरा सिन्हा, चीनी भाषा बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। जी। नेहरू जी के साथ वो चीन जाती थी। उन्होंने एक वाकया बताया था कि जिस समय जो नेहरू जी के साथ जी। थी और किसी कारण से वहाँ के जो चाउ एन लाई साहब को इनसे भारत से कुछ प्रॉब्लम था, व्यक्तिगत रूप से वो जानते थे हमारे मीरा सिन्हा जी को। जी, जी। और कई देशों की महिलाएं थी, पाकिस्तान के थे, दूसरे देशों के थे, वो रुके पाकिस्तान के जो थे और इनके तरफ देखा भी नहीं। That was a sign that we are ignoring you. Yeah. It was not ignoring a person. वो इग्नोर कर रहे थे Country पूरे को, पूरे देश को। तो इस तरह से वो ये जो घुसपैठ है, ये इत्तेफाक नहीं है कि उनकी ये सर ने बताया कि वो पीएलए के भी चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भी चेयरमैन जी। और वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी। और इतिहास की विडंबना देखिए, जिस माओ ने कहा था कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल्स ऑफ द गन, सत्ता जो है बंदूक के नाल से निकलती है, आज उसी के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सबसे बड़े व्यक्ति, वहाँ चेयरमैन नहीं बड़े होते हैं, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट व्यवस्था में सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं पार्टी के, वो इतिहास में जो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, अपोस्टल ऑफ पीस, महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा कि हर चीज, हर लड़ाई हम अहिंसा से जीतेंगे, उनके साबरमती आश्रम में जाकर वो चहल पहल करते हैं। जी। तो वो एक तरह से वो मतलब एक लार्ज हार्टेड शो कर रहे हैं। भारत वो कोई बहुत वो एक मात्र दिखावा कर सकते हैं। दिखावा है, दिखावा, वो जी। ये नहीं है कि हम आपके उस बात को मानने लगे। और अब गांधी का हिंसा के सिद्धांत को मानते हैं। आदरणीय दलाई लामा जी ने कहा, बहुत सोच समझ के कहा जी। कि चीन को सीखने की जरूरत है, चीन भारत से सीखे। लोग इस परिस्थिति को समझते हुए और इतिहास में इतने सारे उनके घटनाएं हैं जी, उसको समझते हुए भारत को चाहिए कि वो मजबूती से अपने सीमाओं पर हो रहे इस गलत संदेश का जवाब सही ढंग से। जी, बहुत सूरज यादव जी ने हमारे प्रधानमंत्री तो है कि प्रोटोकॉल तोड़ के भी जाते हैं उनका स्वागत करने। ये परंपरा रही है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को इस बात के लिए नहीं ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं, जैसे आपने राजीव गांधी की बात की, राजीव गांधी तो जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडसन थे, और जवाहरलाल नेहरू तो बेचारे इसी शौक से मर गए जो आप बता रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोटोकॉल की बात है। ये नहीं, हम अति उत्साही हो जाते हैं। नहीं, नेहरू को भी ये धोखा मिला। मुझे ये नहीं लगता है, मुझे ये एक शिष्टाचार का अंग मान लेंगे हम, एक शिष्टाचार। बहरहाल यादव जी ने बहुत अच्छे ढंग से चीन के इतिहास की जानकारी हमें दी, और इससे उनकी नियत की जानकारी भी हमें होती है, उनके लक्ष्य की भी जानकारी। तो चलिए एक बार चीन का इतिहास ही उसकी फितरत पर सवाल खड़े करता है। जब जब समझौते हुए तब तक उसकी नीयत ने करवट खाई और नतीजे अक्सर गलत ही सामने आए। आपको दिखाते हैं इतिहास का वो किस्सा जो चीन की चालबाजी को जग जाहिर करता है। लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की घुसपैठ जारी है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है कि चीनी सेना ने भारत में घुसपैठ की हो। जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे, और इस दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पंचशील का सिद्धांत पेश किया था, जिनमें एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल था। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला करके संधि की मूल भावना को काफी चोट पहुंचाई। चीन हमेशा से एक चालबाज देश रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत के साथ ये दोस्ती सीमा विवाद को निपटाने की दिशा में उसकी एक चाल हो सकती है। उन्नीस में पंचशील समझौता, 1961 तक हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, और 1962 में सीधे भारत से युद्ध। 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कई सालों तक हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे। ये महज भारत को भ्रम में रखने का एक जरिया था,
1961 में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भी चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए, लेकिन अगले ही साल चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 1914 में समझौता, तो उसके बाद क्या? भारत के हालात 1962 जैसे नहीं रह गए हैं और चीन भी इस बात से बखूबी वाकिफ है। चीन घुसपैठ की छिटपुट हरकतें करता रहेगा ताकि भारत की सुरक्षा चिंताएं खत्म न हो, लेकिन साथ ही वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहता है। चीन भारत के साथ लाखों डॉलर का पूंजी निवेश भी करना चाहता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए वो विश्व के बाजारों पर अपना दखल चाहता है। भारत के बाजार पर भी उसकी गहरी नजर है, यानी साफ है, एक तीर दो शिकार। वहीं इन नए रिश्तों को पीएम मोदी के अगले महीने होने वाले अमेरिकी दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत संभव है कि चीन अमेरिका से भारत के बढ़ते संबंधों से पहले अपने अच्छे रिश्तों की छाप छोड़ना चाहता है, ताकि वर्ल्ड लेवल पर उसको नुकसान न हो। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, जरा संभल कर मोदी साहब, दोस्ती की ये नई राह नहीं है आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज़। तो यह साफ होता है कि चीन की नीयत कभी साफ नहीं रही है, लेकिन चूंकि आज के हालात 1962 के हालात से बहुत भिन्न है, अब प्राथमिकताएं, पूरे विश्व की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है और व्यापार के धरातल पर। हमारे साथ भोपाल से कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति सिंह जुड़ी हुई हैं। हम सीधे दीप्ति सिंह के पास चलते हैं। दीप्ति जी, अभी तक की चर्चा आपने सुनी, यह शक निर्माण हो रहा, चूंकि आज चीन के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री दोनों मिल रहे हैं, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, घोषणाएं हुई हैं, दोस्ती के राग अलापे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सीमा पर लद्दाख के चुमार सेक्टर में वहां पर चीनी सैनिकों की अब घुसपैठ नहीं, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि यह घुसपैठ नहीं है, यह तो सीधे सीधे वायलेशन है ना, ये सीधे से देखा गया। तो इस आलोक में अभी आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से, चूंकि आपको ध्यान होगा कि यह चीन के साथ दोस्ती रहे, 1962 के विश्वासघात के बावजूद इंदिरा गांधी ने भी इसके लिए प्रयास किया और राजीव गांधी ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसके लिए प्रयास किया था, और इसीलिए 1988 में वो चीन गए भी थे। और जाने के पूर्व एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय राजीव गांधी ने की थी, जो नरेंद्र मोदी यहां चूक गए हैं। राजीव गांधी चीन यात्रा के 1.5 साल पहले से 2 साल पहले तैयारी की और पूरे देश में एक वातावरण का निर्माण किया, और इसके लिए उन्होंने उससे तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह को जिम्मा सौंपा था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से बात करे, वो एक कम्युनिस्ट नेता नमरुद्दीन से बात करे, राजेश्वर राव से बातचीत करे, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से भी बात करने के लिए उन्होंने नटवर सिंह कहा, ताकि पूरे देश में एक वातावरण का निर्माण हो कि चीन के साथ दोस्ताना संबंध रखा जाना चाहिए। बहरहाल, अब जो ताजा घटनाक्रम है उस संबंध में आपकी पार्टी और आपकी क्या राय है? देखिए, सभी वरिष्ठों ने जो बात कही जी, और मैंने उसे सुना जी, सबसे बड़ी बात मुझे एक बात समझ में आई जी, कि आप जितने सीनियर्स हैं, जो रक्षा को लेके जो बातें हुई, जी, चीन को लेके जो बातें हुई, सीमाओं को लेके जो बात हुई, जैसा कि आपने भी बताया कि राजीव गांधी जी ने सभी से चर्चा की और सबको नॉलेज में लिया कि ऐसा होना चाहिए इनके साथ, और इस अहम बात को नरेंद्र मोदी जी भूल गए। एक बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपने बयानों में, उन्होंने एक बयान मैंने टीवी चैनल के माध्यम से देखा कि तनावपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक बड़ा विषय है कि देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, जबकि सबसे पहले उन्हें ये कहना चाहिए था कि हमारी चर्चा होगी अगर, तो वो सिर्फ इसी बात पे होगी, LOC के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी बात होनी चाहिए। व्यापार हमारा बाद में है, पहले हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा, जहां हमारे सैनिक हैं उनकी रक्षा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी ने वो कोई बात की।
मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जी 2011 2013 11 अगस्त 2013 में ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वयं जी और उन्होंने कहा था, जो मैं दिखा रही हूँ उनका ट्वीट दिखा रही हूँ, जी कि आज भारत की स्थिति बहुत खराब है, चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा करता है, पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर रही है। ये एक बड़ा विषय है कि नरेंद्र मोदी जी दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब हम इतने बड़े बड़े इशू पर इतनी बात करते हैं, चुनाव से पूर्व हम इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, स्कीम्स को लेकर बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा को लेकर हम बात करते हैं, तो जब बात हमारी मुद्दा वो आता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपने हित के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे बात पूरे उसमें निकल। मैं एक वीडियो और दिखाना चाहती हूं आपको, जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी की भाषण है, इसको आप सुनिए। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान बड़ी आशा है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। जो वीडियो आपको दिखाया, आप खुद सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी जी आज क्या कर रहे हैं। जिन बातों को उन्होंने अपने भाषण में कहा कि लाल आंखें कर कर चीन से बात करना चाहिए था, मैं पूछना चाहती हूं उनसे आज कि जिस दिन आपके चीन के राष्ट्रपति हमारे भारत में आते हैं, तो आपको पूछना चाहिए था कि आपके आने के 3 दिन पहले हमारे 150 सैनिकों को बंधक बनाया, ये क्या है। आप पहले इन मुद्दों पर बात करिए। आपने, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि चीन से एक प्लेन उड़ता है और गुजरात की सरजमी पर उतरता है, इसका मतलब क्या है जी। भाई, आपको व्यापार का अगर कोई मुनाफा या फायदा देना है तो वो आडवाणी और अडानी को हो सकता है, देश की जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। देश की जनता को इस बात से मतलब है कि हमारे देश की रक्षा कैसे हो रही है, उन माओं के लाल की रक्षा कैसे हो रही है जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराना इतिहास को जब देख चुके हैं, समझ चुके हैं उसके बाद कि ये गद्दार है, चीन हमारे साथ गद्दारी की है कई बार, ऐसे लोगों के बातों में आना, लालच में आना, ये इस बात का प्रतीक है। बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, का सबूत देती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के पीटी शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, अभी आपने दीप्ति जी को बताया, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने 2 उदाहरण पेश करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। और यह बात सही है, जब वो खुद 1 साल पहले अभी जब वो सार्वजनिक भाषण में कहते हैं कि चीन से लाल आंखें कर बात करनी चाहिए थी, वही प्रधानमंत्री बनने के बाद वही नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछा रहे हैं और खुद एस्कॉर्ट कर रहे हैं, साबरमती आश्रम खुद दिखला रहे हैं। तो यह जो विरोधाभास है, इससे गलत संदेश हो जाएगा। और ये सही, हम लोग को भी जानकारी, एक पत्रकार को भी जानते हैं कि उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस बात को दोहराया था कि हमारी इतनी कमज़ोर विदेश नीति है, हमारी सरकार इतनी कमज़ोर है कि एक और पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जा रहा है और चीन हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस आलोक में आज जो वार्ता हुई, जो समझौते हुए, और वो तो उसको गौर ने हमारे लिए, पहले उन्होंने, ठीक दीप्ति जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले हमारी देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है, व्यापार नहीं। इस आलोक में जो अभी घुसपैठ हुआ या अतिक्रमण जो चीनी सैनिक कर रहे हैं और ये व्यापार से होता है, उसे आप किस रूप में लेते हैं? क्या यह हमारी कमजोर विदेश नीति का परिणाम है या हमारी पूरी सरकार की शिथिलता का?
जनाब, वक्त के हिसाब से हर एक चीज़ चेंज होती रहती। जी जी हमें ये देख के चलना है जी कि हमारे सामने आने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है और हमें वक्त के हिसाब से किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। जी अभी के दौर में चीन के राष्ट्रपति आए हैं, वो एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए जो सीधे सीधे गुजरात पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3 MOU साइन किए। वो एक अलग चीज़ है जो कि इकोनॉमी डेवलपमेंट में आती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री हर समय कहते रहते हैं कि हमें डेवलपमेंट करना है और हर एक चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट करना है। That's a good thing. शर्मा जी, मैं थोड़ा आपसे टोकना चाहूंगा, क्या जो व्यक्ति या देश हमारी सीमा का अतिक्रमण करता है, अपने सैनिकों को अंदर भेजता है, क्या उसके साथ हम व्यापारिक समझौते करके दोस्ती करना चाहिए? मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में यादव साहब बैठे हैं, ये हिस्ट्री पढ़े हुए हैं जी। मैं ये बिल्कुल गौर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर चाइना का मैप देखें और चाइना की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ हिस्ट्री देखें, तो आप देखोगे कि आपने अक्साई चिन में केवल 2 निशान अपने दिए हुए हैं, जो कि एक पोंगपाओ लेक है और दूसरा कोराकम मार्ग पर है। अक्साई चिन आपने अपने कहीं भी मैप में दिया ही नहीं हुआ। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राष्ट्रीय सम्मान, आत्मसम्मान की दुहाई देते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अगर आत्मसम्मान नहीं है तो सब बेकार है। उस आलोक में, अगर जैसा आपने कहा कि वो व्यापार का प्रपोजल लेकर के आए हैं, उस आलोक में, और आज व्यापार एक और व्यापार का प्रपोजल लेकर आते हैं, दूसरी ओर सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, ये दोहरी बातें क्यों? मैं ये तो बताना चाह रहा हूं कि सीमा पर अतिक्रमण कैसे हुआ जब आपकी सीमा डिमार्केटेड नहीं है, जो उसकी शर्मा जी थोड़ा टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। डिमार्केटेड नहीं है। नहीं, यह तो चेतावनी है, ये तो अलग किस्म की बात है। मुझे बोल लेने दीजिए। जी। 2 जगह पर डिमार्केटेड है, और वो जो जिस एरिया में वो आते हैं वहां पर बहुत सारे बार इस चीज के ऊपर वार्तालाप चल चुकी है। मैं आपको अभी अतिक्रमण हुआ है लद्दाख के चुमार सेक्टर में, अभी वहां की बात है। जी हाँ, 18, मैं वही बता रहा हूं कि चुमार सेक्टर जो है जी, आप 1842 जब सिखों ने वहां पर अटैक किया और उसको अपने कब्जे में किया, उसके बाद ब्रिटिश आए 1946 में, उन्होंने उससे वापस लिया, और चीन से जाकर के जब इन्होंने वार्ता की ब्रिटिश ने, तो उस समय चीन जागा कि ये तो हमारी जगह है, इसमें ये ब्रिटिश कहां से आ गए। उसके बाद से लेकर आज तक का ये वार्तालाप चलता चला जा रहा है, और ये झगड़ा है। अक्साई चिन जो है आप अपने उसमें दिखा रहे हैं अब, क्योंकि ये जागे हैं बाद में, और ये मैकमोहन लाइन के बाद में जागे हैं। जिस समय मैकमोहन लाइन 1930 के बाद भी ये बात हुई है, तब जाकर के इन्होंने कहना शुरू किया। 1947 के बाद इसको डिक्लेयर किया कि मैकमोहन लाइन हमारी अपनी है, मगर वो मैकमोहन लाइन वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। नहीं, मैकमोहन लाइन तो अंग्रेजों ने सीमा खींची। हाँ, शर्मा जी चीन के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, मैं उस पर कोई ये 2 राय नहीं रख रहा हूँ। संसद में एक बार की वाकया है कि किसी सदस्य ने कहा कि कश्मीर के इस भाग में तो एक घास भी नहीं उगता है, क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। मैं इसमें और नेहरू जी को जवाब मिला, मैं आपको याद दिला दूं, ये चीन के यादव जी, मैं बताता हूं, मैकमोहन लाइन के जो डिस्कशंस हैं और अभी जो चीन के सरकार से नंबर ऑफ बॉर्डर टॉक्स हुए हैं, ये सारे जो केंद्रित हैं वो कई सेक्टर्स में अलग है, जो कश्मीर के सेक्टर हैं, और इस पर और सभी नहीं, एक वाक्य मैं केवल दोहराना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा आपको कि कई देशों के बीच में सीमाओं पर विवाद होता है, और जब तक उसका हल नहीं होता है तो वो LOC को मान्यता देते हैं। यहाँ जो कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका बार बार उल्लंघन हो रहा है। और सिर्फ वो नहीं, उन जवानों से पूछिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जवानों के लिए जो ब्लू वो तिरपाल लगाए गए थे, उसको हटा लिए गए। ये जब चीन ने कहा कि तुम लोग इसके नीचे कुछ छुपा रहे हो या बना रहे हो, और वो धूप में और या बहुत सर्दियों में वो जो बर्फ से बचने के लिए जो लगाए थे, उसको इससे पहले वाली सरकार ने हटा दी, और जो हमारे सैनिक
किन परिस्थितियों में वहां खड़े हैं, ये जो उनके आसपास के लोग होंगे या जो उनके परिवार के लोग होंगे वही आपको बता सकते हैं। तो ये कहना बहुत ही बड़ी बात, गलत बात होगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का आप उल्लंघन करें और फिर उसके बाद आप बातचीत के लिए और उतने सम्मान को भी खोजे। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कभी चल ही सकता मैं ये है। कहना शर्मा चाह जी, रहा हूं, नहीं मैं शर्मा ये जी, कह- आपने जो बात की सच में मैं ये थोड़ी कहना- आपत्तिजनक है। अभी यादव जी ने कहा, मैं थोड़ा उसमें संशोधन कर याद दिला चुका है। यह जो वाक्य है संसद के अंदर में, यह चीन के युद्ध के बाद ही हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दे दिया था जो हुआ कि साहब ये जो जिन जमीन हमारी जो सीमा पर जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया वापस कर लेते हैं। जवाहरलाल के मुंह से निकल गया कि वहां तो एक तिनका भी नहीं उगता। तो महावीर त्यागी वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा सिर है, इस पर एक बाल भी नहीं, मैं सिर काट के फेंक दूं। ये जवाब दिया था। आपने मुझे आगे तो बोलने ही नहीं दिया। मैं नहीं, यूं बोलिए कह रहा बोलिए हूं- शर्मा जी। नहीं, मैं- थोड़ा ये देखिए, नहीं, ये आपने देश मुझे के बोला- आत्मसम्मान नहीं, का मामला इस है, तरह से इस पर कोई समझौता आत्मसम्मान नहीं मेरा भी करेगा। इतना ही आत्मसम्मान है। मैं भी गया हूं, मैं फ्लैग मीटिंग में भी बैठा हूं। मैंने उन चाइनीज से ये भी पूछा, आप अपना ये बता दो कि आपका पत्थर कौन सा है, हमारा पत्थर क्यों है, हम लोग क्यों लड़े आपस में, हम लोग दोनों के दोनों फौजी हैं। जो हम लोगों ने ये कहा कि पत्थर, वो भी नहीं बता पाए, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है ये हमारे जो है ना आपस में पॉलिटिकल करेंगे। जब ये सब चीजें पॉलिटिकल होंगी तो इसीलिए वही लाइन ऑफ बताया कंट्रोल का गया सम्मान होना कि वहां चाहिए। पर इस चीज का डिमार्केशन पूरा प्रॉपरली नहीं है। और LOC वो है ना, अपनी एक LOC जगह है ना, बता रहे हैं। LOC हम तो अपनी है। जगह बताते हैं, वो अपनी जगह बताते हैं। नहीं, नहीं, LOC वही तो एक- निर्धारित वो है। सॉर्ट आउट करना है, वो सॉर्ट आउट करना है। वही एक ऐसा जो उसको सॉर्ट आउट करना है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप यहाँ भी देख लीजिए, आप उधर थागला में चले जाइए, वहां पर देख लीजिए, पूरे अरुणाचल नहीं, प्रदेश में। ये शर्मा जी, मुझे ये जो वर्तमान जो संदर्भ जिसमें हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये इधर व्यापारिक समझौते, उधर वहां चीनी अतिक्रमण, सेना का अतिक्रमण, यह दोनों, ये क्या है, यह क्या संदेश चीन हमें देना चाहता है? व्यापारिक तो बड़ी चीज अच्छी है, आजकल का है ही। जिसके पास पैसा है वो डोमिनेशन दे रहा है। संक्षेप ये तो आप कहना चाहेंगे, ये डोमिनेशन दे रहे जी, आप इसमें से, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से। मैं एक पॉइंट आया, एक बिंदु आया था जी। कि चीन हमसे बहुत आगे है सामरिक दृष्टि से, जी। और इसलिए शायद ये हम डिडक्शन करना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इतने नपुंसक नहीं है, कमजोर नहीं है। नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, वियतनाम एक बहुत छोटा देश है, बिल्कुल, और बिल्कुल। वियतनाम पर चीन ने अटैक किया, और चीन के अटैक के बाद वियतनाम वालों ने चीन को इस तरीके से उन पर कैजुअलिटीज की कि चीन को मुंह की खानी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है। हम चीन का सामना कर सकते हैं, और मैं ये समझता हूं कि बॉर्डर पर जो हमारी पोस्चरिंग है, जिस तरीके से हम डिप्लॉय कर रहे हैं, मैंने पहली बार सुना है कि हमारी 3 बटालियंस वहां पर भेजी गई हैं, जबकि दोनों देशों के बीच में बात हो रहा था, दोनों देशों के अध्यक्ष मिल रहे थे, और हमारा ये रिएक्शन हुआ था। ये पहली बार हुआ है। मैं समझता हूं कि ये अच्छा सिग्नल है, एक बात। दूसरा, चीन का ये रवैया रहा है, जब अटल जी गए थे चीन, तो उसी दिन चीन ने वियतनाम पर अटैक किया। मैं आपकी बिल्कुल तो ये इंडिकेशन वो देना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी अच्छा, यह कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से हमारा देश आज के दिन में, हमारा नेतृत्व इस बात से धोखा नहीं खाएगा कि चीन हमको क्या दिखावा क्या कर रहा है और क्या वाकई उसकी मंशा है। नहीं, ये हमारा समय समाप्त हो रहा है। हाँ, एक लाइन बस, ये जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हम जवाब नहीं दे सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तैयारी हमसे कहीं बेहतर है। दूसरी बात कि जो हमारे पड़ोसी, ठीक है, दीप्ति जी आप कुछ बोल रही हैं, हाँ बोलिए, समय खत्म हो रहा है। जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। नहीं, अब वो समय समाप्त हो रहा है, अपनी कोई बात है तो एक वाक्य में बोल दीजिए। मैं आज पूछना चाहती हूँ जी कि आप नरेंद्र मोदी जी के दोहरे चरित्र पर शर्मा जी से जब ये बात पूछी गई कि व्यापार एक तरफ और समझौता एक तरफ, आप कोई भी समझौता करिए व्यापार से रिलेटेड, उससे वो एक अलग बात हो गई है। उसका जवाब मैं जब इसका समापन करूंगा मैं दे दूंगा। जैसा कि अभी मैंने सुना कि हमारा देश सब कुछ कर सकता है, पर कब कर सकता है? बिल्कुल, आप सबसे बड़ी बात पूछिए इनसे कि ये दोहरा चरित्र क्यों, आज आपने लाल आंखें क्यों नहीं की? आपकी बात समझ गया। चूंकि अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, अभी चर्चा से जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, जो निचोड़ जाता है कि यह जो मामला है, एक तरफ चीन के राष्ट्रपति के यहाँ कर व्यापारिक समझौते करना, दूसरी तरफ सीमा पर सैनिक अतिक्रमण, यह सीधे सीधे है कि चीन की नजर भारत के बाजार पर है। वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहता है, लेकिन
सीमा पर अपना दावा भी नहीं छोड़ना चाहता है और ऐसी हरकतों से भारत को वो चिंतित भी रखना चाहता है बॉर्डर पर। यह उसका लक्ष्य है, उसकी नियत है। और जहां तक उसकी नियत पर सवाल है, यह तय है, जैसा अभी यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम चीन के इतिहास में नजर डालें तो उनके सिद्धांत अलग हैं, उनकी नियत अलग है, उनके लक्ष्य अलग होते हैं। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा। अभी चूंकि पूरा वैश्विक वातावरण बदल चुका है, वैसे में हम हर बार युद्ध की तरफ या कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। मिलजुल कर बातचीत का रास्ता भी हमें अपनाते रहना चाहिए। यह सही है, पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे संबंध में चाहिए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को दोहराऊंगा कि आत्मसम्मान की कीमत पर कोई समझौता कहीं भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा में यही समाप्त करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में अपने नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ नए मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।